नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है रायपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं। आईआईएम रायपुर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी और डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं और वो 30 तारीख तक वहां पर मौजूद रहेंगे और ऐसे में 30 नवंबर तक के लिए ये बेहद ही खास दौरा माना जा रहा है। और रायपुर के स्थित आईआईएम रायपुर में होने वाले 60वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बार देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हो रही है और माना जा रहा है कि एयरपोर्ट में से पीएम मोदी सीधे नवा रायपुर स्थित स्पीकर हाउस पहुंचने वाले हैं। और इस साल सम्मेलन का विषय है विकसित भारत सुरक्षित आयाम। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच चुके हैं और बीती रात को गृह मंत्री अमित शाह भी रायपुर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में बड़ी बैठक होने वाली है और इसका उद्देश्य है कि पुलिसिंग से जुड़ी बड़ी चुनौतियों को समीक्षा करना है और साथ ही सुरक्षित भारत का नया रोड मैप तैयार करना है। पीएम मोदी शनिवार और रविवार को होने वाले मुख्य सत्रों में भी शामिल होंगे और वो समापन समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ उमेश जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। ब्यूरो चीफ है हमारे और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ तैयारियों, पहले तैयारियों की हम बात करते हैं। जी देखिए, आपको बता दूं कि ये जो पूरा कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में आईआईएम में हो रहा है। ये कार्यक्रम एक तरीके से कहा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में इस माह का ये दूसरा प्रवास है। और ये जो दूसरा प्रवास है, इस प्रवास के दौरान देश भर के डीजीपी के साथ उनकी चर्चा है, रणनीति बनाई जाएगी। और जो कार्यक्रम है एक महत्वपूर्ण दौरा भी माना जा सकता है, क्योंकि 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का ये आज का जो दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल देर रात पहुंचे हैं, अमित शाह उससे पहले पहुंच गए थे। और ये जो है छत्तीसगढ़ के लिए अहम माना जा सकता है, क्योंकि नक्सलवाद है और नक्सलवाद माओवाद को खत्म करने की ये जो तैयारियां हैं, इस पर भी जोर देने की तैयारी चल रही है। ऐसे में नक्सलवाद को देखते हुए देश में अभी यहाँ पर दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था और इसके बाद से हर जगह लगातार एनआईए की छापेमारी देखने को मिल रही है, तो कितना खास है ये? देखिए, एक बात की जाए, राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल के समेत पूरे जो देश की पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं, सुरक्षा एजेंसी के जो आला अधिकारी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व के अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। और ये जो आज का जो सत्र होगा, आज का जो पूरी बैठक, वो 4 सत्र होंगे, जिसमें हर राज्य के जो डीजीपी जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। और जो भर्ती चुनौती है उस पर भी फोकस किया जाएगा और पिछले जो कार्यकाल पर है उस पर भी क्रियान्वयन की एक समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ महिला सुरक्षा की जो तकनीक में जो उसमें जो बढ़ते उपयोग है उस पर भी चर्चा होगी। और ये जो जन आंदोलन के प्रबंधन और ये जो तमाम, उस पर भी एक जो तंत्र पर एक विचार की आवश्यकता है, उस पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी चीज यहाँ पर है कि जो भारतीय भगोड़े हैं उस पर भी वतन वापसी के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ जो आज के डेट में जो बढ़ते हुए क्राइम है उस पर भी फॉरेंसिक के जो व्यापक उपयोग है और उस पर सफल अनुसंधान है जैसे विषय पर आज की जो सत्र है उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो माओवाद है, पुनर्वास नीति के तहत जो जुड़ रहे हैं, मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं माओवाद, और लगातार जो टारगेट दिया गया है मार्च के अंतिम मार्च तक कि प्रदेश से नक्सल मुक्त किया जाना है बस्तर को, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। और कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री का दौरा है ये छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि नक्सलवाद जब छत्तीसगढ़ से खत्म होगा तो बस्तर के जो सुदूर इलाके हैं वहां पर विकास की जो विकास नक्सलवाद जो बीच में आते थे वो भी आयोजन के बाद वो कम होते नजर आएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि अमित शाह शाम को पहुंच चुके हैं रायपुर और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और बेहद ही डीजीपी आईजीपी की ये कॉन्फ्रेंस बेहद ही खास होने वाली है और कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि
समापन समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मुख्य सत्रों में हिस्सा लेंगे। देश भर के डीजीपी और आईजीपी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े रहेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए ये बेहद ही खास माना जा रहा है और राज्य कई सालों से नक्सल चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर यह गंभीर चर्चा अहम मानी जा रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। बता दें कि सोनिया और राहुल गांधी के लिए बड़ा दिन है आज का और ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का बड़ा फैसला आज होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सुनवाई होगी और राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बड़ा दिन है और ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज हो सकता है और नेशनल हेराल्ड मामले में आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आदेश सुनाएगी कि क्या नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। और इस हाई प्रोफाइल मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया है और विशेष न्यायाधीश विशाल गोगान ने 7 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था और जब अदालत द्वारा केस रिकॉर्ड के निरीक्षण के बाद ईडी ने अतिरिक्त स्पष्टीकरण पेश किए थे। अदालत ने उसे समय कहा था कि लेन देन से जुड़े दस्तावेज, कथित किराया रसीदों और फंड को लेकर भी ये डिटेल जांच जरूरी है और तभी ये तय किया गया था। और इसके साथ ही पीएमएलए के द्वारा संज्ञान लेने की कानूनी कसौटी पर खरी उतरी थी या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। और ऐसे में आज की बड़ी जानकारी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है और नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे जानते हैं कि आज का दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बेहद ही खास है। नवीन जी। जी। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सुनवाई है तो बेहद ही खास है उनके लिए आज का दिन। तो निश्चित तौर पर अनीता जी, आज का दिन बिल्कुल खास है और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि 3 लोगों के नाम थे और ये मामला आज का नहीं है। 1938 में एजेएल जो कंपनी थी, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, उसका गठन 1938 में हुआ था। कौमी आवाज और वो नवजीवन अखबार निकाला करती थी। उसके बाद में एक यंग इंडिया लिमिटेड करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस ने बनाई। उसके बाद उसको लोन दिया। लोन के बाद उसकी संपत्तियों का कुछ अधिग्रहण किया। इस तरीके का ये मामला है। अब सवाल ये है कि जो विपक्ष की दलील है वो ये है कि चूंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी तो लिहाजा इसमें किसी को निजी कोई लाभ वाली बात जो आ रही है वो नहीं हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक याचिका डाली थी कोर्ट में जिसके ऊपर ये सुनवाई चल रही है और आज मुझे लगता है कि इसमें फैसला आना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट सारी सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसके अलावा आप एक चीज देखें कि इस तरीके के मामले इतना लंबा चलते हैं। भारत में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। बिल्कुल, और ये केवल अकेला एक मामला नहीं है। वैसे बहुत सारे मामले हमारे देश में और तमाम राजनेताओं पे सत्ताधारी दल भी आरोप लगाता है, बावजूद इसकी कार्रवाइयां नहीं होती। तो हमारे देश की नसों में और रगों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार दौड़ रहा है कि केवल पब्लिक को एक तरीके से बेवकूफ आप बना सकते हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर अगर इसकी सच्चाई को परखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ केवल ये पॉलिटिकल वेंडेटा के अलावा और कुछ है ही नहीं। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना है, कोर्ट में कुछ होना नहीं है। आप एक चीज देखिए, वही सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर तमाम आरोप लगाए हैं, तमाम सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। यही चीज है ना कि ये लंबा खींचता चला जा रहा है, तारीखों पे तारीखें मिल रही हैं और लंबा खींचता चला जा रहा है। नेशनल हेराल्ड की हम बात करें, बहुत टाइम से ये मैं सुनती आ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल अनीता जी, देखिए ऐसा ये मामला 2012 से आज हम 2025 में बैठे हैं, 13 साल हो गए इस मामले को। बिल्कुल। और इसके बाद भी अभी तक पब्लिक डोमेन में आप देखें, जिन लोगों ने इस केस को स्टडी किया है वो कहीं इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इसमें कौन सी धारा लगेगी। आज तो केवल फैसला आना तो ये आना है कि क्या इसमें घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, पीएमएलए के तहत केस चलेगा अथवा नहीं चलेगा, अभी ये निर्णय आना है इसमें। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर केस चलेगा। संज्ञान लिया जाता है नवीन जी, तो कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक तौर पर उनको जिस तरीके से डैमेज करने का प्रयास किया जा सकता तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जब न्यायालय इस तरीके की अनुमति देगा, लेकिन दोषी नहीं ठहराएगा आज भी न्यायालय। बिल्कुल। न्यायालय आज ये तय करेगा कि इस पर पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए।
आज ये तय होना है, आज कोई दोषी करार नहीं दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस निर्णय के बाद से कोई बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है कांग्रेस को या विपक्षी दल को। लेकिन इसके बाद जो सुनवाई चलेगी पीएमएलए एक्ट के तहत, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर उसके खिलाफ इस तरीके का निर्णय आता है। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद नवीन जी। बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सुनवाई होने वाली है और इसके लिए बता दें कि यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई थी जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी हिस्सेदार थे और ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है और सरकार ने 10 विधेयक बनाए हैं और हंगामेदार होने वाला है शीतकालीन सत्र। विपक्ष का जो मुद्दा होगा वो SIR होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के लिए सरकार और विपक्ष की ओर से आमने सामने एजेंडे मुद्दे को लेकर शुरू की गई रणनीतिक पेशेबंदी से साफ है कि सत्र के दोनों पक्षों के बीच जोर आजमाइश भी तय है। विपक्ष जहां 12 राज्यों में हो रहे SIR की खामियों से लेकर चुनाव आयोग के कथित पक्षपात पर सबसे पहले चर्चा करने की मांग के साथ सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, तो वहीं सरकार की तैयारियां 10 प्रमुख विधेयकों को लाना है जिसमें निजी क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलना, उच्च शिक्षा आयोग के गठन से लेकर कॉरपोरेट और शेयर बाजार से जुड़े कानूनों में बदलाव संबंधित विधेयक शामिल है। जबकि विपक्ष को थामने के लिए सरकार ने वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने को लेकर पहले इस पर चर्चा की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की लगातार गंभीरता को देखते हुए भी चर्चा की मांग को लेकर सियासत गर्माती जा रही है और दोनों पक्षों के एजेंडे के बीच शीतकालीन सत्र संचालन को लेकर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और बीजेपी एनडीए बिहार के चुनावी नतीजों में बड़ी सफलता के बाद बड़े उत्साह के साथ सत्र के दौरान अपने एजेंडे पर आक्रामक रुख अपनाना और विपक्ष को हावी होने का मौका नहीं देना चाहते हैं। जबकि SIR को बिहार में महागठबंधन की पराजय की सबसे बड़ी वजह बता रहा है और घायल विपक्ष अपने तेवर नरम करने का संकेत नहीं दे रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है और ऐसे में कहा जा रहा है कि काफी हंगामेदार होने वाला है ये सत्र और ऐसे में SIR को लेकर विपक्ष जो है काफी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विकास जोगी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है, कितना हंगामेदार होने वाला है। विकास जी, कितना खास रहेगा ये शीतकालीन सत्र? जैसा कि देखा जाता है कि अब जो 1 दिसंबर से जो 19 दिसंबर तक लगभग 19 दिन का सत्र रहेगा, इसमें सबसे बड़ा विषय है कि पहला कि विपक्ष जो देखेगा, एक तो बिहार चुनाव को देखेगा, बिहार चुनाव पर हंगामा करने की बिल्कुल मनोस्थिति बनाए हुए होगा। दूसरा, उस बिहार चुनाव को लेने के साथ साथ जो अब आने वाला जो चुनाव है 27 में यूपी का, क्योंकि पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने की अगर कहीं कोई सक्षम है कोई राज्य तो वो यूपी है। तो यूपी की ही में SIR अब एकदम बड़े जोर शोर से चली हुई है। और कल एक योगी जी का वक्तव्य था कि आधार कार्ड एक एज प्रूफ के लिए वैलिड नहीं है। तो इसको लेकर एक विपक्ष के लिए संजीवनी है और विपक्ष जो सिर्फ SIR का मुद्दा इतना हाई स्तर पर बनाने का प्रयास करेगा कि जो 2 कानून जो पास होने हैं, जिसमें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला और दूसरा कोई भी अपराधी चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, अगर वो जेल जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, आने वाले टाइम में चुनाव या उस पद पर रहने लायक नहीं रहेगा। इन 2 कानून को वो किसी भी हालत में शीतकालीन सत्र में पास नहीं होने का प्रयास करेंगे और SIR इस वक्त बड़े हाईलाइट मुद्दे पर रहेगा विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष SIR के माध्यम से इन कानून को रोक पाएगा। और अन्यथा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दागी नेता भाजपा में ना हो, भाजपा सपा बसपा सभी पार्टी ऐसी, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अपराधी है, बाहुबली हो। क्या लग रहा है कि बिहार में तो जब चुनाव था तो SIR का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठा था और अभी से 27 की तैयारियां अगर यूपी में चले तो उसको लेकर भी हंगामा होगा? बिल्कुल होगा। मैं वही बोला था, 27 का चुनाव है यूपी का। यूपी एक बड़ा राज्य है और उसमें SIR इस वक्त बड़े हाई स्तर पर काम चल रहा है। और उसमें इसके साथ साथ क्या स्थिति है कि कल जो योगी जी वाला वही आधार कार्ड वाला जो उन्होंने मेंशन किया है, BLO की मौत का भी मुद्दा उठ सकता है विकास जी। जी, BLO के मौतें हो रही हैं उस पर भी मुद्दा ये उठ सकता है। हाँ, BLO की मौतें वाला भी उठ सकता है। और बाकी अगर देखा जाए, मैंने भी एनालिसिस किया था, एक BLO के लिए 1000 वोट मिले और 1 महीने का समय, तो अगर प्रॉपर तरीके से मानसिक रूप से तैयार होकर काम करने की स्थिति में हो
तो ऐसा नहीं है कि कोई आत्महत्या वाला या मरने वाला इतना लोड का काम हो, और जिसको काम करना है वो मस्ती में भी काम कर सकता है। ये तो एक अननेसेसरी वाला विषय है कि जिसको काम नहीं करना वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये विपक्ष के लिए ये छोटी छोटी बात है। एक बड़ा मुद्दा पूरा दिन खराब करना, सत्र नहीं चलने देना, आम जनता की चीजें नहीं होना, ये इनके लिए एक संजीवनी साबित होगा इस बार SIR। और एक सवाल मेरा आपसे और है, दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसको भी लेकर राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया था, सरकार को घेरा था कि अब सरकार मौन क्यों है, चुप क्यों बैठी है। तो इस मुद्दे पर भी बहस हो सकती है। ये तो बिल्कुल है। एक देखो, पिछली बार जो अरविंद केजरीवाल जी ने ईवी एवोर्डन वाला जो एक विषय वो चलाया था, एक बनाया था कुछ दिनों के लिए, ईवी एवोर्ड के वाहन चलेंगे, उसको लेकर कहीं हद तक राहत मिली थी। और दूसरा, जैसे सरकार भाजपा जब पक्ष में नहीं थी, विपक्ष में थी, तो भाजपा का यही कहना था कि हम सरकार में आएंगे, प्रदूषण मुक्त कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन सब चीज धराशायी रह गई। तो इसको लेकर भी विपक्ष के लिए ये भी एक बड़ा मौका होगा। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य में है आज की डेट में, बिल्कुल रेड लाइन है वहां पर। वहां दिल्ली को विशेष रूप से उसको ध्यान देना चाहिए, कैसे चीजें शांत हो, कैसे वहां की हवा पानी सब चीजें शुद्ध हो। और इस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, सब चीजें धड़ल्ले से नहीं और कहीं नहीं जाइए। सुप्रीम कोर्ट में खुद निर्माण चल रहा है हमारे में, और क्या कह सकते हैं बस। चलिए विकास जी, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आएंगे और कई मुद्दों पर यहाँ पर हंगामा देखने को मिल सकता है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच सुबह सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार की मीटिंग होगी और आज सुबह सीएम आवास कावेरी में दोनों के साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और उम्मीद है कि सीएम बदलने को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं उनका हल भी निकाला जाएगा। एक दिन पहले सीएम सिद्धरामैया ने कहा था कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें और शिवकुमार को बुलाया था, हम आपस में बातचीत करने को कहा गया था। सीएम बदलाव पर हाईकमान जो कहेगा मैं मानूंगा। हम दोनों में पहले भी कहा है कि पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा हम उसका पालन करेंगे। अगर हाईकमान बुलाएगा दिल्ली भी जाएंगे। इससे पहले मीडिया से बातचीत में शिवकुमार ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी जल्दी में नहीं हूं, फैसला मेरी पार्टी करेगी। मैं किसी समुदाय की राजनीति नहीं चाहता, कांग्रेस ही मेरा समुदाय है और मुझे सभी वर्गों से प्यार है। पार्टी में बढ़ती खींचतान को थामने के लिए नाश्ते पर होने वाली ये मुलाकात हाईकमान की पहल मानी जा रही है। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से बेलगामी में शुरू होने वाली है और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि विपक्षी बीजेपी और जेडीएस को ये संदेश जाए कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने SIR एक्सरसाइज कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर और साथ ही दूसरे चुनाव अधिकारियों को की सुरक्षा पक्का करने के निर्देश दिए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट मिली थी कि फील्ड वर्कर्स को कुछ लोग धमका रहे हैं। चुनाव अधिकारी की सुरक्षा में सेंध से जुड़ा ये 3 दिनों में ईसी का राज्य सरकार का दूसरा पत्र है। इससे पहले बुधवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को सीईओ के ऑफिस में गंभीर सुरक्षा में सेंध के बारे में पत्र लिखा गया था। पश्चिम बंगाल में रहना लगभग इतने ही पोलिंग स्टेशन भी है जिसमें 80,000 से ज्यादा BLO अभी भी गिनती के फॉर्म बांटना, इकट्ठा करने और डिजिटलाइजेशन करने में लगे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों और एक डेलीगेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मिले और पश्चिम बंगाल और देश भर के दूसरे राज्यों में चल रहे SIR पर ऐतराज जताया। मीटिंग के दौरान TMC डेलीगेशन ने ईसी कुमार से कहा कि उनके हाथ खून से सने हैं और उन्होंने 40 ऐसे लोगों की लिस्ट सौंपी जो कि SIR प्रोसेस की वजह से मारे गए हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार 15वें दिन भी खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 7 बजे शहर की AQI जो थी वो 338 दर्ज किया गया है, जो कि शुक्रवार को 385 की तुलना में थोड़ी बेहतर स्थिति दर्शाता है। हालांकि नवंबर महीने में राजधानी में लंबे समय तक उच्च स्तर का प्रदूषण देखा गया है, जिससे लोगों की सांस लेने की स्थिति प्रभावित रहेगी। शहर का औसतम AQI जो है वो 300 के 60 के पास में है और ऐसे में दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार कई दिनों से गंभीर श्रेणी में है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले सप्ताह भी हवा की गुणवत्ता में कोई भी खास सुधार नहीं होगा और राजधानी में बहुत खराब श्रेणी जारी रह सकती है। ऐसे हालातों में लोगों को मास्क पहनना, बाहरी गतिविधियों को कम करना और प्रदूषण से बचाव के अन्य उपयोग अपनाने की सलाह दी जा रही है। और ये स्थिति विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्गों और सांस की समस्याओं वाले लोगों के लिए खतरा बन सकती है। हांगकांग में 7 मंजिला ऊंची इमारत में भीषण आग लगने के तीसरे दिन अग्निशमन, बचाव और तलाशी अभियान
रोक दिया गया, लेकिन इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है और 200 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। हांगकांग पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि भवन को समूह में आग कैसे लगी, जहां पर 1000 से ज्यादा अपार्टमेंट में लगे 4700 लोग रहते थे। 3 दिन के बाद बचाव अभियान रोक दिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच शुरू हो गई है और पुलिस ने निर्माण कार्यों से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हांगकांग विशेषज्ञ प्रशासनिक क्षेत्र सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे अग्निशमन, बचाव और तलाशी अभियान शुरू हो गया था और सरकार की सुरक्षा सचिव ने यह बताया कि ताइपो स्थित वोंग फुक कोर्ट में लगी आग में अब तक 128 लोगों की जान जा चुकी है। हांगकांग की सरकार ने प्रत्येक पीड़ितों के परिवार को 2 लाख हांगकांग डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की है और रिपोर्ट के अनुसार अगले सप्ताह से प्रत्येक परिवार को 50,000 हांगकांग डॉलर की जीवन निर्वाहन भत्ता भी दिया जाएगा। हांगकांग की सरकार ने प्रत्येक प्रभावित परिवारों की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए 10,000 हांगकांग के डॉलर का आपातकालीन नगद अनुदान भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वो अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले लोगों को वीजा देने पर तत्काल रोक लगा रहे हैं। ये कार्रवाई नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर जानलेवा हमले के बाद की गई है और इसके साथ ही अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले समय में शरण के लिए आवेदन पर फैसले भी रोके जा सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पुष्टि करते हुए बताया कि अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए वीजा जारी करना रोक दिया गया है। रूबिया ने अपने बयान में कहा है कि हमारे देश के और हमारे लोगों की सुरक्षा से बड़ी कोई प्राथमिकता नहीं है। तो वहीं एक अलग फैसले में देश के सभी शरण आवेदनों पर भी रोक लगा दी गई है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के निर्देश पर यह बड़ा फैसला लिया गया है और इसके बाद से अब आवेदकों को ज़्यादा से ज़्यादा जांच और स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी तब तक जब वो शरण से जुड़े आदेश जारी करना बंद नहीं कर देते। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।